Hello everyone. Today we are going to start new chapter, chapter 2, relation and function, exercise 2.1 NCERT मैथ क्लास 11। ओके बेटा, तो इसमें जब हम स्टार्ट करेंगे जो पॉइंट हमारा है रिलेशन एंड फंक्शन में, हमारे चैप्टर का नाम है रिलेशन एंड फंक्शन। इसमें जो फर्स्ट टॉपिक है या इस एक्सरसाइज में जो मुझे पढ़ना है उसका नाम है ऑर्डर्ड पेयर। क्या नाम है बेटा? ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड, ये होता क्या है? ऑर्डर्ड पेयर होता क्या, तो ये जानेंगे। पेयर से तो पता चल गया होगा कि पेयर मतलब क्या होगा, है ना, एक के साथ दो चीज। वही चीज यहाँ है। एन ऑर्डर्ड पेयर, सबसे पहले समझेंगे। An ordered pair consists two elements, ठीक है, या ऑब्जेक्ट, या टू एलिमेंट या ऑब्जेक्ट्स को क्या करते हैं, एक ऑर्डर्ड पेयर कंसिस्ट करता है। अगर मान लो कि हम बात करें यहाँ एक एग्जांपल ले लें कि इफ ए बिलोंग्स टू सेट ए एंड बी बिलोंग्स टू सेट बी, देन वी कैन राइट, हमें इसको पेयर के फॉर्म में लिखना है ए कॉमा बी। इस टाइप से हम क्या कर देंगे, लिख सकते हैं। मतलब कि जो ए स्मॉल ए है ये एलिमेंट है सेट ए का, स्मॉल बी है वो एलिमेंट है सेट बी का। ठीक है, क्लियर है? यानी कि ए कॉमा बी इन दैट ऑर्डर, ठीक है, ए कॉमा बी ये क्या होगा, इस ऑर्डर में हमारा है। अब आ जाओ एक चीज, अगर आगे पढ़ना है तो इक्वालिटी ऑफ टू ऑर्डर्ड पेयर की बात करें। इक्वालिटी ऑफ टू ऑर्डर्ड पेयर होता क्या है? इक्वालिटी ऑफ टू ऑर्डर्ड पेयर, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया, इक्वालिटी ऑफ टू ऑर्डर्ड पेयर मतलब हो गया, अगर आपको गिवन टू ऑर्डर्ड पेयर, मान लो कि फर्स्ट ऑर्डर है इफ A1 comma B1 is first ordered pair and A2 comma B2 are second ordered pair। दो ऑर्डर्ड पेयर हमारे पास, अगर ये दोनों इक्वल हैं, जैसे में इफ A1 कॉमा B1 इज इक्वल टू A2 कॉमा B1 है, दो ऑर्डर्ड पेयर अगर इक्वल है, ठीक है, तो इसका करस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट्स होते हैं वो इक्वल हो जाएंगे। एग्जांपल की बात करें कि मतलब कि जो ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस हम बोलते हैं, ये एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस है ना, तो यानी कि इसमें क्या होगा, देन क्या लिख सकते हैं, A1 इक्वल्स टू A2 एंड B1 इक्वल टू B2। इसका मतलब क्या होगा, A1 A2 के साथ इक्वल है और B1 B2 के साथ इक्वल है। एग्जाम्पल अगर हम ले रहे हैं, एग्जाम्पल अगर हमने ले लिया, एग्जाम्पल कि फाइंड द वैल्यू ऑफ A एंड B, A एंड B, हमें A और B की वैल्यू फाइंड करना है। इफ हमने लिख दिया यहाँ कि 3A प्लस 4 कॉमा 5 इज इक्वल्स टू 2 कॉमा B प्लस 3, ऐसे हमने लिख दिया। अगर दो ऑर्डर्ड पेयर क्या इक्वल है तो A और B की वैल्यू फाइंड करो, तो क्या करोगे आप यहाँ, A और B की वैल्यू फाइंड करना है। इसका मतलब ये हमारा A1 है, ये हमारा क्या है, ये भी A2 है ना, ये B1 और B2 है, तो क्या कर लें, तो हम क्या इक्वेट कर लेते हैं यहाँ, अगर चाहे तो therefore 3A plus 4 is equals to 2
एंड 5 इक्वल्स टू बी प्लस 3 लिख सकते हैं क्या, यानी कि 3a इक्वल्स टू -2 और a की वैल्यू क्या होगा -2/3। सिमिलरली यहाँ क्या होगा 5 - 3 इक्वल्स टू b और b की वैल्यू कितना आ गया 2। आई होप क्लियर हो गया, इक्वालिटी ऑफ टू ऑर्डरेड पेयर। ठीक है, तो ऑर्डरेड पेयर समझ में आ गया आपको, इक्वालिटी ऑफ टू ऑर्डरेड पेयर आ गया। अब क्वेश्चन आएगा कि जैसे में ये दो ऑर्डरेड पेयर हैं, हमने यहाँ इक्वल कर दिया, यहाँ ऑर्डरेड पेयर को हमने समझ लिया, लेकिन अगर इन्हीं दो ऑर्डरेड पेयर को अगर हम प्रोडक्ट करें उसको इस रिलेशन में क्या कहेंगे, यहाँ हम क्या कहेंगे, तो उस चीज को हम यहाँ बोलेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्या बोलेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, तो चलिए अभी उसको भी हम जान रहे हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट होता क्या है। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स की बात करें तो वही है, यहाँ पे अगर डेफिनेशन की बात करें तो आप बोल सकते हैं कि इफ ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स, ठीक है, then A belongs to A and B belongs to B, ठीक है, then ठीक है, तो ऑर्डर्ड पेयर इज A, B। हमने ऑर्डर पेयर पढ़ा था, ठीक है, ऑर्डर पेयर में हमने यहाँ तक पढ़ा था। अगर इसकी कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात करें देन द कार्टेशियन प्रोडक्ट इज A क्रॉस B। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, A क्रॉस B हो जाएगा। दो हमारे पास एलिमेंट्स हैं, जिसमें से A का एलिमेंट है, B का एलिमेंट है, उनका अगर प्रोडक्ट कर रहे हैं दैट इज नोन एज A क्रॉस B। अगर एग्जांपल की बात करें, एक एग्जांपल लेते फिर प्रोडक्ट को हम समझेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट होता क्या है। आगे मान लो एग्जांपल हमने लिया, यहाँ एग्जांपल लिया कि A इफ A इक्वल्स टू, मैंने हमने यहाँ लिख दिया इफ A इक्वल्स टू A, B, B इक्वल्स टू 1 2 3, ठीक है, देन फाइंड फर्स्ट है A क्रॉस B, सेकेंड है B क्रॉस A, ठीक है, एंड थर्ड है A क्रॉस A, फोर्थ है B क्रॉस B। ठीक है, हमारे पास एक एग्जांपल है और हमें फाइंड करना है A क्रॉस B, B क्रॉस A क्रॉस A हमें फाइंड करना है। हाउ टू फाइंड इट, कैसे फाइंड करें हम, यहाँ तो यहाँ सीखोगे कार्टेशियन प्रोडक्ट के रूल से, यहाँ हम क्या सीखेंगे कि कैसे फाइंड करना है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, A क्रॉस B है, तो पहले A वाले को लिख लो आप, A कॉमा B क्रॉस 1 2 3 है, ठीक है, हम क्रॉस कर रहे हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, लेकिन इसको हम क्या बोलेंगे, क्रॉस बोलेंगे। यहाँ हम फाइंड कर रहे हैं तो क्या होगा, पहले जो फर्स्ट एलिमेंट है सेट A का, उसके तीनों एलिमेंट से मल्टीप्लाई करोगे इस टाइप से। A है हमारा, A को A कॉमा 1 लिखेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट इसी को बोलते हैं, A कॉमा 2 A कॉमा 3, फिर B कॉमा 1 B कॉमा 2 और B कॉमा 3 लिखेंगे। क्लियर है बेटा। अगर मैं बात करूँ यहाँ तो नंबर ऑफ A कितना है, यहाँ मैं बात करें नंबर ऑफ A की बात करें तो 2 है, नंबर ऑफ B की बात करें तो कितना है 3 है, तो नंबर ऑफ A क्रॉस B की बात करें तो क्या होगा 2 into 3 कितना होगा 6, 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स है, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स की हमने बात किया और ये 6 निकल के आ गया। तो आई होप क्लियर हो रहा होगा। इसी चीज को अगर हम रिप्रेजेंट करें, हम पहले रिप्रेजेंट करने की बात कर रहे हैं, पहले हम यहाँ फाइंड कर रहे हैं B क्रॉस A की, तो B पहले लिखोगे 1 2 3, फिर क्रॉस क्या लिखोगे A कॉमा B, फिर क्या आ जाएगा, पहले 1 से मल्टीप्लाई करो दोनों का, 1A 1B, फिर क्या होगा 2A 2B, ठीक है,
फिर क्या होगा 3a 3b। देखो अब इन अगर बात कर रहे हैं, यहाँ भी हम बात करें कि यहाँ देखो a1 है, यहाँ यह क्या 1a है, यानी कि जो x एक्सिस है और जो y एक्सिस है उसमें इंटरचेंज आ गया, यहाँ आपने किया। तो इसलिए आप इतना लिख सकते हैं कि a क्रॉस b डज नॉट इक्वल्स टू b क्रॉस a क्रॉस b क्रॉस a के इक्वल नहीं होगा। अगर हम बात करें थर्ड क्वेश्चन की, तो हमारे पास है a क्रॉस a निकालने के लिए। तो a क्रॉस a कैसे फाइंड करेंगे? यहाँ a है हमारा a b क्रॉस क्या है a b। सिमिलरली बेटा फिर वही चीज है आपके पास यहाँ भी a कॉमा b, फिर क्या होगा b कॉमा a b कॉमा b। इज इट क्लियर? फिर यहाँ आ जाएगा फोर्स, क्या आ जाएगा b क्रॉस b है, b कितना आपके पास 1 2 3 क्रॉस 1 2 3 है। इसको कैसे फाइंड करेंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आ जाएंगे यहाँ अगर बात करें तो सेम 1 को फिर 1 2 3 से क्रॉस कर देंगे, फिर 2 को कर देंगे, फिर 3 को कर देंगे, इस टाइप से 1 1 1 2 1 3, फिर क्या होगा 2 1 2 2 2 3। जाहिर सी बात है इसमें 3 एलिमेंट इसमें 3 एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना होगा 3 3 जा 9 हो जाएंगे। फिर यहाँ क्या हो जाएगा 3 1 3 2 3 3। इज इट क्लियर? तो ये हो गया हमारे पास। अब यहाँ आपको एक चीज इंटरेस्टिंग बता दें, ये तो हो गया कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया। हमें अगर रिप्रेजेंट करना है एरो डायग्राम पे तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? या कार्टेशियन प्लेन पे, देखो कार्टेशियन प्रोडक्ट यहाँ लिखा है, अगर हम यहाँ कार्टेशियन प्लेन पे अगर इंडिकेट करें कैसे करेंगे? ठीक है, ये तो हमारा प्रोडक्ट निकल गया सिंपल सा, और आगे हम इसी में रिलेट करेंगे कि रिलेशन होता क्या है। तो यहाँ मैं आपको एक ले रहा हूँ, एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, इसी से हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि इसको क्या बोलते हैं। ये तो कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया, a क्रॉस b निकाल दिया आपने। लेकिन अगर बात करें तो क्या है, इस a क्रॉस b को हम यहाँ रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्या? देखिए तो मान लीजिए हमने ले लिया a को, हमने ले लिया x एक्सिस पे, x एक्सिस क्या हमारा a है, y एक्सिस क्या है हमारा b है। तो a हमारा क्या होगा a और ये b हो जाएगा, y पे है तो क्या होगा 1 2 3। इज इट क्लियर? तो देखो अभी इसको रिप्रेजेंट करना है तो x में a यहाँ 1, तो ये हो जाएगा क्या ये पॉइंट। फिर यहाँ पे बात करें a पे 2 जा रहा है, फिर a पे 3 जा रहा है, ठीक है, यानी कि हमारे एक इस टाइप से बन जाएगा। फिर अगर बात करें हम यहाँ b1, b पे 1 जा रहा है, b पे 2 जा रहा है, b पे 3 जा रहा है, ठीक है। तो आप क्या इस टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्या? ये क्या होगा b3 है, ये क्या है b2 है, और ये क्या है b1 है। सिमिलरली यहाँ b3 a3 a2 a1 हो गया। क्लियर है? अगर इसी चीज को, इसको तो आपको पता चल गया कार्टेशियन प्रोडक्ट यानी कार्टेशियन प्लेन पे हमने इंडिकेट कर दिया इसको। अगर एरो डायग्राम करना हो तो कैसे करेंगे? a क्रॉस b को रिप्रेजेंट करना है एरो से, तो इसको बोलते हैं हम लोग एरो डायग्राम। क्या बोलते हैं? एरो। मान लीजिए सेट ए है, ये सेट बी है, ठीक है, ए टेंड्स टू बी है, आर सच रहते हैं। यहाँ ए क्या है? ए और बी है, यानी ए का रिलेशन 1 के साथ है, 2 के साथ है और 3 के साथ है, 1 के साथ, 2 के साथ और 3 के साथ। इसको क्या बोलते हैं? एरो डायग्राम। ये हो गया एरो डायग्राम। और इसको क्या बोलते हैं लोग? कार्टेशियन प्रोडक्ट डायग्राम। और मतलब कार्टेशियन प्लेन पे हमने किया तो कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया। और सेम एज इट इज बात करें ए क्रॉस बी हमने फाइंड करने का, यानी कि इसको आप क्या कर सकते हैं? इसको आप 3 टाइप से क्या कर सकते हैं? आप इसको इंडिकेट कर सकते हैं। फर्स्ट टाइप तो ये हो गया, सेकेंड टाइप आप ऐसे कर सकते हैं, थर्ड टाइप ये हो गया। तो रिप्रेजेंट करने का अपना अपना मेथड है, बट आपको ये सीखना होगा, ये अच्छे से सीखना होगा। कार्टेशियन प्रोडक्ट इसी को बोलते हैं। क्लियर है? अब आप क्या कर सकते हैं? एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट कर सकते हैं, नो डाउट। ओके, आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। हेलो एवरीवन, टुडे वी विल गोइंग टू डिस्कस रिलेशन एंड फंक्शन
एक्सरसाइज 2.2 एनसीईआरटी मैथ क्लास 11th। बेटा इसमें हमें 3 टॉपिक्स ही पढ़ना है। फर्स्ट टॉपिक का नाम है डेफिनेशन ऑफ रिलेशन। डेफिनेशन ऑफ रिलेशन, तो रिलेशन होता क्या ये जानेंगे। फिर हम जानेंगे डोमेन ऑफ रिलेशन, रेंज ऑफ रिलेशन एंड को डोमेन ऑफ रिलेशन। हमने देखो यहाँ सब जगह रिलेशन रिलेशन डाल रखा है, क्योंकि एक्सरसाइज 2.2 पूरा जो कंसेप्ट है रिलेशन के बेस पे है। ठीक है, तो व्हाट इज रिलेशन, हमने यहाँ डेफिनेशन लिखा, अ रिलेशन आर ऑन सेट ए टू बी इज सेड टू बी रिलेशन इफ आर सच दैट ए टेंड्स टू बी। आर मतलब क्या होगा, आर मतलब रियल नंबर नहीं लेना आपको, आर मतलब रियल रिलेशन से इंडिकेट है आपका, मतलब कि रिलेशन को हम आर से डिनोट करते हैं। तो देयर आर टू सेट्स। ठीक है, सेट्स है हमारे पास ए और सेट्स क्या है हमारे पास बी है। ये इसको बोलते हैं आर सच दैट ए टेंड्स टू बी। हमारे पास ए कितना है 1 और 2, बी कितना है 3, 4 और 5 है ना। ओके, तो जो रिलेशन है क्या ये 1 3 के साथ हो रहा, 1 4 के साथ हो रहा, 1 5 के साथ। सिमिलरली क्लास अगर बात करें तो 2 3 के साथ हो सकता है, 2 4 के साथ होगा, 2 5 के साथ होगा। क्या इसको रिलेशन बोल सकते हैं? 100% बोल सकते हैं। इट इज नोन एज रिलेशन। अब क्वेश्चन यही है कि सेट ए सेट बी दे रखा, वही चीज हमने यहाँ लिख रखा, बहुत अच्छे से दिमाग में सेट कर लीजिएगा। क्लास 12 में भी जाएंगे हम तो डेफिनेशन ऑफ रिलेशन एंड टाइप्स ऑफ रिलेशन पढ़ लेंगे। डेफिनेशन ऑफ रिलेशन और टाइप्स ऑफ रिलेशन। तो जब 12th में आपसे मैं पूछूंगा कि रिलेशन का डेफिनेशन, तो डायरेक्ट आपको बताना है कि क्रॉस निकाल दो, दैट इज नोन एज रिलेशन। स्टैंडर्ड डेफिनेशन की बात करें तो 2 सेट का क्रॉस निकाल दीजिए, उसी को हम क्या बोलते हैं रिलेशन बोलते हैं। अब क्वेश्चन वही है, ए है बी है, आपने रिलेशन निकाल लीजिए, ये क्या होगा सेट ए और बी का रिलेशन हो गया। क्लियर है। अब हम आएंगे यहाँ डोमेन की बात करें तो व्हाट इज डोमेन। अब यहाँ डोमेन है, रेंज है, को डोमेन है, 3 टॉपिक्स है। तो यहाँ डोमेन ऑफ रिलेशन लिखा है, तो डोमेन ऑफ रिलेशन होता क्या है ये समझेंगे आप। ठीक है, तो डोमेन ऑफ रिलेशन में मैंने लिखा है कि द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल रियल इनपुट वैल्यू। क्या लिखा मैंने, इनपुट वैल्यू ऑफ सेट ए। कुल मिला के सेट ए का जितने भी इनपुट वैल्यू है ना, उसी को क्या बोलते हैं डोमेन ऑफ रिलेशन। ये रिलेशन का डोमेन है। अभी फंक्शन का डोमेन मैं बताऊंगा, बट ये रिलेशन का डोमेन है। क्या मैंने बोला कि इनपुट वैल्यू इज नोन एज रिलेशन। अब इनपुट वैल्यू किसका, सेट ए का, जो आप पुट करो और जो आउटपुट आ जाए। अब यहाँ क्वेश्चन है रेंज की बात करें तो रेंज क्या होता है बेटा, तो रेंज है सेट ऑफ ऑल पॉसिबल रियल आउटपुट वैल्यू। आउटपुट वैल्यू अगर बात करें कहाँ, इन सेट बी, आउटपुट इन सेट बी। सेट बी में आउटपुट आएगा, कोई जरूरी नहीं कि सेट ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट बी नहीं, जितने एलिमेंट ऑफ सेट बी नहीं, जो आउटपुट आ जाएगा सेट बी में, अगर सेट ए के जो वैल्यू पुट अप किया, जो आउटपुट आ गया सेट बी में, उसी को क्या बोलते हैं रेंज ऑफ रिलेशन बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं रेंज ऑफ रिलेशन बोलते हैं। सिमिलरली बेटा अब आ जाओ यहाँ, लेकिन हम यहाँ देखो यहाँ एग्जांपल यहाँ सेट ए का दे दिया है, सेट ए का जितने भी एलिमेंट है उसको रेंज और डोमेन बोल देते हैं। रेंज का अभी आपको एग्जांपल देने वाला हूं मैं, पहले कोडोमेन समझ लीजिए आप। तो कोडोमेन ऑफ रिलेशन होता है ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट बी इज नोन एज कोडोमेन। यानी कि जितने भी सेट बी के एलिमेंट्स है, सेट बी में आपने देखा ये सेट बी के जितने भी एलिमेंट्स है उसको क्या बोलते हैं कोडोमेन बोलते हैं। और सेट ए के जितने भी एलिमेंट है उसको क्या बोलते हैं डोमेन बोलते हैं, है ना। अब रेंज किसको बोलते हैं, इस केस में तो रेंज पूरा का पूरा सेट बी ही हो जाएगा, क्योंकि 1 का भी रिलेशन सबके साथ है, 2 का भी रिलेशन है, इसलिए हम ले सकते हैं। बट अभी हम दूसरा एग्जांपल लेंगे, फिर आपको बहुत अच्छा से समझाने की कोशिश करेंगे सेट। ठीक है, कोड में समझ में आ गया। अब हम एक छोटा सा एग्जांपल लेकर आपको समझाने की कोशिश करते हैं रेंज को, और रेंज आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है ये, ओके। अब आ जाओ रेंज की बारी है, तो रेंज किसको बोलते हैं फिर से बता दूंगा आपको, कोडोमेन, रेंज और डोमेन।
क्वेश्चन ये है कि जैसे यही है क्वेश्चन, सब में यही आएगा आपके पास। एक्सरसाइज 2.2 में ऐसे होगा, आपका सेट दिया रहेगा और रिलेशन दिया रहेगा, ठीक है। इसी तरह से इफ मान लो आर सच दैट ए टेंड्स टू बी, ठीक है, क्लियर है, एंड आर इज इक्वल्स टू, मतलब आर इज इक्वल्स टू ब्रैकेट स्टार, ठीक है, एक्स वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ऐसे दिया है, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर दिया है, मतलब कि इस टाइप से आप लिख सकते हो आप यहाँ x, y सच डेट y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, इस टाइप से दे रखा। और सेट ए दे रखा है आपका, अभी तो सेट ए पता नहीं है, यहाँ में लिख दिया कि सेट ए इज इक्वल्स टू, क्या लिखा हमने, -1 0 1 2 -1 0 1 और फिर -2 ले लो आप, फिर क्या ले लो -3 और 3 ले लो, और सेट बी ले लो आप। सेट बी हमने ले लिया 0 1 4 9 16 25, है ना। अब हम यह समझ रहे हैं कि रेंज किसको बोलते हैं, डोमेन किसको बोलते हैं, कोडोमेन किसको बोलते हैं। आई होप बहुत सारे बच्चे को पता चल गया होगा कि डोमेन किसको बोलते हैं और यहाँ कोडोमेन किसको बोलते हैं। तो जाहिर बात बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर सेट ए इज नोन एज डोमेन, सेट बी इज नोन एज कोडोमेन। अब बात आई रेंज की, तो रेंज कैसे फाइंड करेंगे। तो मैंने बोला था आउटपुट वैल्यू इज नोन एज रेंज। जैसे ये आपका सेट ए है, -1 0 1 -2 2 -3 और 3 है। यहाँ सेट बी है और क्या 0 1 4 9 16 और 25 है। जो रिलेशन दे रखा है आर सच दैट ए टेंड्स टू बी दे रखा है और y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर दे रखा है, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर दे रहा है। अब जो सेट ए होता है उसी को तो बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, एक्स एक्सेस, और जो सेट बी होता है उसको y बोल देते हैं। अगर आपने x की वैल्यू -1 पुटअप किया तो y x की वैल्यू -1 के पुटअप करो तो क्या आ जाएगा, इट मीन क्या हो जाएगा, अगर 0 पुटअप करोगे तो ये आ जाएगा। सिमिलरली बेटा अगर बात करें आगे हम 1 पुटअप करोगे तो ये आ जाएगा, -4 पुटअप करोगे तो भी ये आ जाएगा, 4 पुटअप करके 3 पुटअप करो तो 2 पुटअप करो। अब मैं फिर से आपसे पूछूं कि डोमेन क्या है, तो सेट ए है डोमेन। रेंज कोडोमेन की बात करें तो सेट बी है ना कोडोमेन। और रेंज की बात करें तो रेंज क्या होगा, रेंज का मैंने बोला था कि आउटपुट वैल्यू इज नोन एज रेंज। आई होप क्लियर हो गया होगा। जो आउटपुट निकल के आता है उसी को क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। तो यहाँ आप अब यहाँ लिख दो आप डोमेन ऑफ रिलेशन सेट ए। सेट ए कितना है भाई, -1 0 1 -2 2 -3 और 3। रेंज कितना आ जाएगा, जो आउटपुट आया 0 1 4 और 9। कोडोमेन कितना आ गया, सेट बी, यानी क्या 0 1 4 9 16 और 25। क्लियर है। इस टाइप से आप एक्सरसाइज 2.2 के सभी क्वेश्चन कर सकते हो बिना डाउट्स के, बिना कोई प्रॉब्लम के, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इसको अच्छे से करो बेटा, है ना। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर भी कर देना, है ना। ओके, आप इस कंसेप्ट से एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट फंक्शन। ओके, एक्सरसाइज 2.3 एनसीईआरटी मैथ क्लास 11th। तो जो एक्सरसाइज 2.3 में जो हमें पढ़ना है उसमें पढ़ना है फंक्शन के बारे में। जैसे एक्सरसाइज 2.2 की बात करें तो उसमें रिलेशन था और इसमें फंक्शन था। 2.1 की बात करें तो उसमें ऑर्डर्ड पेयर था। तो पहले हम जानेंगे डेफिनेशन ऑफ फंक्शन, फिर आगे बढ़ेंगे रूल ऑफ डोमेन, रूल ऑफ रेंज। डोमेन और रेंज हमें फंक्शन में भी फाइंड करना है, जैसे आपने रिलेशन में फाइंड किया था। तो देखो यहाँ फंक्शन हमने लिखा है और फंक्शन को क्या बोलते हैं, मैपिंग भी बोलते हैं।
फंक्शन को क्या बोलते हैं, मैपिंग भी बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ फंक्शन, लेट ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स, देन द रूल ऑफ फंक्शन, फंक्शन को किससे डिनोट करते हैं, एफ से। रिलेशन को जैसे हमने आर से डिनोट कर रहे थे, उसी टाइप से फंक्शन को किससे डिनोट करते हैं, एफ से। विच एसोसिएट्स ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए, याद रखना बेटा, विच एसोसिएट ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए। ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए का मतलब हो गया कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी, हैज यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट। जितने भी सेट ए का एलिमेंट है उसका एक इमेज बनेगा, एक से ज्यादा नहीं बनेगा। उसका इमेज कितना बनेगा, 1 बनेगा, 1 से ज्यादा बनेगा ही नहीं। अगर 1 से ज्यादा बन रहा तो भी नहीं वो फंक्शन होगा। अगर किसी एक एलिमेंट का इमेज बना ही नहीं तो भी फंक्शन नहीं होगा। तो इस बात को ध्यान रखना, 2 पॉइंट को दिमाग में रखना होगा आपको कि सेट ए का एक ही इमेज बनेगा सेट बी में, और जितने भी सेट ए का एलिमेंट है सभी एलिमेंट्स का इमेज बनेगा। कोई अगर छूट गया इसका मतलब इमेज वो नहीं है फंक्शन। फ्रॉम ए टू बी, इफ एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, देन वी कैन राइट एफ सच दैट ए टेंड्स टू बी, देन एफ इज इक्वल्स टू वाई। यानी y के जो कोऑर्डिनेट है उसको हम f ऑफ x लिखेंगे। y के जैसे में यहाँ होता था ना आपके पास x, y था, इस y को आप क्या लिखोगे, x, fx लिख सकते हो आप, ठीक है। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर। तो जो y कोऑर्डिनेट हो क्या हो जाएगा, fx हो जाएगा। अब हमने यह 4 एग्जांपल लिया, 4 एग्जांपल से समझेंगे कि कौन फंक्शन है कौन फंक्शन नहीं है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। तो मान लो कि सेट ए में जो स्मॉल एलिमेंट ए है उसका इमेज बन रहा p, इसका इमेज बन रहा q, इसका इमेज बन रहा r। तो क्या ये सेट है, क्या ये सेट है, क्वेश्चन है क्या ये सेट है। तो आप बोलोगे सर जितने भी एलिमेंट सेट ए, हमें बी को मान देखो, अभी बी को देखना ही नहीं, आप ए को देखो। जितने भी एलिमेंट है सेट ए का वो सबका इमेज बन रहा, वो भी एक बन रहा, इसलिए क्या है, यस इट इज फंक्शन। इज इट क्लियर। सेम आ जाओ यहाँ, इस केस में आ जा, इसका ये बन गया, इसका ये बन गया और इसका ये बन गया। अब बोलो जी ये फंक्शन है क्या, तो बोलोगे कि सर यहां भी हमने देखा सेट ए में जितने भी एलिमेंट है सबका इमेज बन रहा और सबका अपना अपना अलग बन रहा। सेट ए का पी बन रहा, बी का क्यू बन रहा और सी का आर बन रहा। एक और चीज देखो, यहाँ इसका ये बन गया इमेज, इस ए का यहाँ और पी का भी बन रहा। अब इस केस में क्या बोलोगे आप, इस केस में आप क्या बोलेंगे, आप इस केस में क्या बोलेंगे, ये जो क्वेश्चन है इस केस में आप क्या बोलेंगे। तो बोलोगे कि सर यहाँ जो सी है, मान लो कि सी का एलिमेंट नहीं बन पाया, क्या करें हम, इक्वल ले लीजिए यहाँ, इससे बन, इसका ये इमेज बन गया। अब इस केस में क्या बनोगे, और यहाँ एक और चीज मैंने दे दिया यहाँ, दिस दिस दिस। तो बोलोगे कि सर यस ये क्या फंक्शन है, क्योंकि ए का भी अपना अलग बन रहा, बी का भी बन रहा, ए और बी है ना अपना। लेकिन इस केस में देखो ए का 2 इमेज बन रहा, ए का पी से भी है रिलेशन और ए का किसे है, क्यू से भी रिलेशन है। हमें सिर्फ ए को देखना होता है, तो ए का पी से है और ए का क्यू से, मतलब एक ही चीज का 2 इमेज बन रहा, इसलिए ये क्या है, फंक्शन नहीं है। और यहाँ क्या, डी हैज नो इमेज, जो एलिमेंट डी है उसका इमेज है नहीं, इसलिए ये भी क्या है, फंक्शन नहीं है। और यहाँ बात करें हम सर, इस केस की बात करें तो ए का क्या बन रहा, पी बन रहा है, बी का क्या बन रहा, क्यू बन रहा, और सी का क्या बन रहा, बी का भी पी बन रहा और सी का क्या बन रहा, क्यू बन रहा। तो आप देखोगे यहाँ इस ए का कोई पी के अलावा और कोई इमेज नहीं है, बी के अलावा, बी का पी के अलावा और कोई इमेज नहीं है, सी का क्यू के अलावा और कोई नहीं इमेज है, इसलिए क्या है, यस ये फंक्शन है। और इस केस की बात करें, ए का पी बन रहा है और ए का क्यू भी बन रहा है, तो ये कैसे पॉसिबल है, इसलिए ये नहीं है। तो आई होप आपको
आपको डेफिनेशन से जो हमने 4 एग्जाम्पल लिया उससे भी आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि फंक्शन किसको बोलते हैं, और बहुत सारे हम क्वेश्चंस जब करेंगे वहां भी आपको क्लियर हो जाएगा। अब आगे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हाउ टू फाइंड डोमेन ऑफ फंक्शन। कैसे फाइंड करेंगे डोमेन ऑफ फंक्शन, कैसे फाइंड करेंगे इसको सीखेंगे। ठीक है, रूल ऑफ डोमेन ऑफ फंक्शन, मिटाओ इसको। इज इट क्लियर? तो डोमेन ऑफ फंक्शन की बात करें, है ना, रूल ऑफ डोमेन ऑफ फंक्शन, वहां रिलेशन में क्या रूल था? रिलेशन में ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट ए या इनपुट वैल्यू इज नोन एज डोमेन बोल देते हैं। सेम यहां भी वही रूल लगेगा, बट यहां आएगा कंडीशन। अगर फंक्शन इस केस में आ जाए, अगर मान लो कि रूल 1 में ले लिया, ठीक है, कि इफ द फंक्शन गिवन इन द फॉर्म एफ, मतलब कि इस टाइप से y इक्वल्स टू रूट ओवर, जब फंक्शन दिया है वो रूट के फॉर्म में दिया हो तो क्या करोगे? जब फंक्शन क्या है रूट के फॉर्म में दे दिया तो क्या करेंगे? इस बात को याद रखना, डोमेन जो होगा, इसका जो डोमेन होगा, डोमेन बिलोंग्स टू, यहाँ लिख दो क्या, डोमेन बिलोंग्स, डोमेन को डी से डिनोट करते हैं, डोमेन बिलोंग्स टू एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, डोमेन बिलोंग्स टू एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। इस बात को याद रखना। इसका मतलब फिर से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको कि अगर इस केस में दिया हो तो आप एफ एक्स को क्या करोगे, ग्रेटर देन इक्वल से इक्वेट करके एक्स की वैल्यू फाइंड करोगे। ठीक है, रूल 2 की बात करें, रूल 2 की बात करें, इफ द फंक्शन गिवन इन द फॉर्म y इक्वल्स टू 1 बाई रूट ओवर एफ एक्स, 1 बाई रूट ओवर के मतलब कि न्यूमिनेटर 1 के अलावा कुछ भी हो सकता है, बट डिनोमिनेटर में अगर रूट दिया तो क्या करेंगे? अगर डिनोमिनेटर में रूट दिया हो तो क्या करेंगे? क्वेश्चन यहाँ ये रहा। तो जाहिर सी बात है, डिनोमिनेटर यहाँ क्या है, इक्वल की साइन है, यहाँ इक्वल की साइन नहीं होगा, यानी कि डोमेन बिलोंग्स टू एफ एक्स ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, एफ एक्स ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि जो डोमेन की वैल्यू होगा वो ग्रेटर देन 0 के इक्वल होगा, मतलब एफ एक्स ग्रेटर देन 0 होगा, ये होगा डोमेन। तीसरा फॉर्म की बात करें, थर्ड फॉर्म की बात करें, रूल 3 की बात करें तो वही है, इफ द फंक्शन गिवन इन द फॉर्म y इक्वल्स टू 1 बाई एफ एक्स, यहाँ क्या दिया, यहाँ रूट नहीं दिया है और डिनोमिनेटर में है, तो डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, एफ एक्स डज नॉट इक्वल्स टू 0, क्योंकि आप जानते हो कि जितने भी पॉलिनोमियल फंक्शन होते हैं सबका डोमेन क्या होता है, रियल नंबर होता है। जितने भी पॉलिनोमियल फंक्शन होते हैं सबका डोमेन क्या होता है, पॉलिनोमियल फंक्शन होता है। इसलिए जो ये फंक्शन होगा डज नॉट इक्वल टू 0 होगा, 0 से इक्वल मतलब कि नहीं होगा, जो इसकी वैल्यू आएगा वो r में से क्या होगा आपका, ये r माइनस जो फंक्शन की वैल्यू आ जाएगा वो हो जाएगा आपका डोमेन। अगर एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल लेने की बात करें, एग्जाम्पल ले लो आप, इस रूल के लिए, इस रूल के लिए, इस रूल के, तीनों रूल के लिए आप एग्जाम्पल ले लो। ठीक है, तीनों रूल के लिए आप एग्जाम्पल ले लो। बोल के क्वेश्चन कि फाइंड द डोमेन, एग्जाम्पल हमने फर्स्ट ले लिया, ठीक है, रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 9 ये है, और इसका डोमेन निकालना है। रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 9 का हमें क्या निकालना है, डोमेन निकालना। हाउ टू फाइंड, सेकेंड एग्जाम्पल है, इसका सेकेंड एग्जाम्पल है 1 बाई रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 9,
एंड थर्ड एग्जाम्पल है 1/x square minus 9. There are 3 examples I'm taking. अब ये तीनों एग्जाम्पल्स आपको और भी क्लियर हो जाएगा कि डोमेन इन, अगर ये तीन ही केस तो आएगा, इसके अलावा और कौन सा केस आ सकता है? 3 केस के अलावा और कोई केस नहीं आएगा, और तीनों केस का हमें डोमेन निकालना है। तो डोमेन कैसे फाइंड करोगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया। तो डोमेन निकालने का एक बहुत अच्छा मेथड यही है कि क्या हमने बोला था कि एफ एक्स अगर इस केस में आ जाए, रूट ओवर फंक्शन के केस में आ जाए, तो डोमेन निकालना है तो एक्स स्क्वायर माइनस 9 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। हाँ या ना, अकॉर्डिंग टू रूल। अब यहाँ से x की वैल्यू निकाल लीजिए, तो एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 9 और x ग्रेटर देन इक्वल्स टू रूट ओवर 9, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या होगा, प्लस माइनस 3, यानी कि डोमेन बिलोंग्स टू क्या होगा, -3 to 3 हो जाएगा। क्लोज इंटरवल मैंने डाला, क्लोज इंटरवल का मतलब ये हो गया कि दोनों के दोनों वैल्यू क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इंक्लूडेड है, -3 भी होगा 3 भी होगा, इसके बीच में जितनी वैल्यू है सब हो जाएंगे, दैट इज नोन एज डोमेन। अब इसका डोमेन निकालना है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर में है और रूट में है फंक्शन, तो केवल एफ एक्स ग्रेटर देन के इक्वल होगा डोमेन। तो यहाँ अगर डोमेन अगर फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 9 ग्रेटर देन 0, यहाँ ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 9, एक्स स्क्वायर और एक्स ग्रेटर देन क्या होगा, रूट 9 और एक्स ग्रेटर देन क्या होगा, प्लस माइनस 3। एक्स ग्रेटर देन 3 लिखा हमने, एक्स ग्रेटर देन 3 लिखा है, इसका मतलब ये हो गया कि डोमेन बिलोंग्स टू -3 से 3। आई होप आपको दोनों में डिफरेंस पता चलेगा कि दोनों में क्या डिफरेंस है। मैंने एक ही एग्जांपल लिया और तीनों पे आपको समझाने की कोशिश किया, डोमेन ये स्टेप्स निकालेंगे, ठीक है। तो पता चल गया डोमेन क्या होगा, -3 और 3 नहीं होगा, इनके बीच की जितने वैल्यू होगा -2, मतलब कि दूसरे रूट में लिखना है, क्या हो जाएगा, डोमेन बिलोंग्स टू हो जाएगा -2 -1 0 1 2, ये हो जाएगा। इस केस की बात करें तो डोमेन क्या हो जाएगा, -1 -2 -1 0 1 2। अगर इस केस की बात करें, इस टाइप से लिखना तो डोमेन बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा आपके पास, -3 -2 -1 0 1 2, ठीक, हाँ या ना। अब थर्ड जो पॉइंट आ गया, थर्ड पॉइंट में डोमेन हमें फाइंड करना। अब हाउ टू फाइंड डोमेन, इस केस में जब मैंने बोला था कि जब रूट नहीं है और डिनोमिनेटर में फंक्शन दिया हो, मतलब कि रेशनल नंबर के फॉर्म में फंक्शन दिया हो, रेशनल नंबर के फॉर्म में फंक्शन दिया हो, तो क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को डज नॉट इक्वल टू 0 से इक्वेट कर देते हैं। डिनोमिनेटर में क्या है, यहाँ कुछ भी हो सकता था, एक्स स्क्वायर माइनस 9 ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं, केवल यहाँ आ जाएगा डज नॉट इक्वल टू 0 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि एक्स स्क्वायर डज नॉट इक्वल टू 9, एक्स डज नॉट इक्वल टू रूट 9 और एक्स डज नॉट इक्वल टू प्लस माइनस 3। इसका मतलब हो गया कि डोमेन बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, डोमेन बिलोंग्स टू हो जाएगा, डोमेन बिलोंग्स टू आर माइनस कर्ली ब्रैकेट -3 3। डोमेन क्या हो जाएगा, रियल में से -3 और 3 नहीं होगा, इसी को बोलते हैं डोमेन। अगर ये कंसेप्ट अच्छा से क्लियर हो गया तो दुनिया के कितना भी टफ क्वेश्चन क्यों ना, कितना भी कैसा भी क्वेश्चन क्यों ना, यही रूल आप अप्लाई कीजिएगा, आपका आंसर बहुत ही अच्छा आएगा। बहुत इजी मेथड है, इस कंसेप्ट को हमेशा याद रखिएगा। ये जो 1 है, इसका मतलब ये 1 नहीं दिया हमने, ये जो p 1/fx लिखा है, 1/fx के मतलब ये हो गया कि p/q के फॉर्म में है, इज इट, मतलब रेशनल नंबर है, स्टेप से सॉल्व करना है। अब आ जाओ, इसको राइट डाउन कीजिए और राइट डाउन करने के बाद अब आ जाइए, हम आपको रेंज समझाएंगे, रूल ऑफ डोमेन ऑफ फंक्शन, ठीक है। डोमेन तो यहाँ और रूल ऑफ रेंज ऑफ फंक्शन, हाउ टू फाइंड रेंज, ओके। अभी हमने क्या समझाएंगे, रेंज कैसे फाइंड करते हैं, रेंज कैसे फाइंड करते हैं, रूल ऑफ रेंज ऑफ फंक्शन, हम रेंज कैसे फाइंड करते हैं। तो रेंज फाइंड करने का स्टेप फर्स्ट देखो,
राइट y इक्वल्स टू एफ एक्स। याद रखना कोई भी फंक्शन कोई ना हो, आपको फंक्शन को क्या करना है, y से इक्वेट करना है, ठीक है, y से इक्वेट करना है। स्टेप सेकेंड है आपके पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द टर्म्स ऑफ y। इस स्टेप को अच्छे से समझो। सेकेंड स्टेप है फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द टर्म्स ऑफ y। y के टर्म्स में फाइंड करना है, ठीक है, x की वैल्यू। तो याद रखना, मतलब इसका मतलब होगा सिंगल टर्म ऑफ x होना चाहिए। जैसे यहाँ सिंगल टर्म ऑफ y होगा तभी तो y की वैल्यू फाइंड करते हो, उसी तरह से सिंगल टर्म ऑफ x होना चाहिए। अब ये जो फाइंड हो जाएगा, तो बस इतना आपको करने के बाद क्या करना है, आपको सेटिस्फाई करना होगा। देन सेटिस्फाई द वैल्यू ऑफ फंक्शन, फिर क्या होना चाहिए, देन सेटिस्फाई द वैल्यू ऑफ फंक्शन f such that a tends to b y equals to f। तो सेटिस्फाई करना चाहिए। इसका मतलब सेटिस्फाई का मतलब ये हो गया कि आपने x की वैल्यू फाइंड किया y के टर्म में, x मतलब कि सेट a हो गया, सेट a की वैल्यू को भी सेटिस्फाई करे, सेट b की वैल्यू पुट अप करने के बाद, तो जो पुट अप करोगे तो वो आउटपुट आएगा, आउटपुट को ही तो रेंज बोलते हैं, ठीक है। तो दोनों को कोरिलेट करना होगा आपको। अगर बात करें हम, तो यहाँ आ जाए एक्सरसाइज की बात करें, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को अच्छे से लिखें, फिर लिखने के बाद आप आगे आएंगे। क्वेश्चन नंबर, एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल ले लो आप, क्वेश्चन नंबर सेकेंड ले लो आप, है ना, सेकेंड का क्वेश्चन नंबर सेकेंड लो, ठीक है। बोल रहा फाइंड द डोमेन एंड फाइंड द domain and range of the function क्या दिया, फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू √9 माइनस एक्स स्क्वायर। हमने इस फंक्शन को ले लिया। अब यहाँ दोनों फाइंड करना, डोमेन भी फाइंड करना और रेंज भी फाइंड करना। कैसे फाइंड करोगे डोमेन और रेंज, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो पहले हम क्या करेंगे, फॉर डोमेन फाइंड करेंगे हम पहले, फॉर डोमेन, फिर रेंज, क्योंकि जब तक डोमेन नहीं निकलेगा, सेट ए नहीं निकलेगा, फिर सेट बी से आउटपुट कैसे फाइंड करोगे, इसलिए। तो डोमेन के लिए क्या मैंने बोला था, डोमेन के लिए स्टेप आपको याद होना चाहिए कि इस केस में एफ जैसे एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी कि √9 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। 9 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि क्या हो जाएगा, यहाँ चेक करो आप, माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू -9। और एक चीज यहाँ सीखो आप, इनइक्वालिटी, यानी एक चैप्टर 6 में आप सीखोगे इस चीज को कि जब भी वेरिएबल का साइन नेगेटिव होगा तो ये जो है ना, ये आपका अपोजिट हो जाता है, चेंज हो जाता है। यानी कि अगर आपने नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर रहे हो बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, माइनस कैंसिल होगा, लेकिन ये क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगा। ओवरऑल वी गेट एक्स लेस देन इक्वल्स टू √9 और एक्स लेस देन इक्वल्स टू क्या होगा, ये जल्दी से है, यानी कि x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, +-3, यानी कि x की जो वैल्यू होती है -3 से 3, ये चीज है। तो डोमेन आपका ये आ गया, x यानी कि डोमेन बिलोंग्स टू, अब देखो हमें रेंज निकालना है, ठीक है। अगर रेंज निकालना है, फुल रेंज की बात करें, तो रेंज में क्या आ जाएगा, रेंज के लिए मैंने बोला था y इक्वल्स टू एफ एक्स लिखो, तो पहले लिखो राइट y इक्वल्स टू एफ एक्स, y इक्वल्स टू एफ एक्स की वैल्यू कितना है, √9 माइनस एक्स स्क्वायर। हमें क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करना, तो क्या करोगे, पहले x की वैल्यू फाइंड करो, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे, तो y स्क्वायर इक्वल्स टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर और x स्क्वायर इक्वल्स टू 9 माइनस y स्क्वायर, यानी x इक्वल्स टू √9 माइनस y स्क्वायर। अब देखो बेटा, यहाँ x की वैल्यू क्या आ गया, √9 माइनस वाई स्क्वायर, √9 माइनस वाई स्क्वायर।
अब आप यहाँ वैल्यू कुछ भी पुटअप करो, रूट में है, यहाँ रूट में है, इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब ये हो गया रूट में, याद देना बेटा आपके यहाँ क्या रूट में है, इसका मतलब ये हो गया कुछ भी वैल्यू पुटअप करो y की में, है ना। तो 9 से क्या आना, छोटे या इक्वल आना चाहिए, अगर ग्रेटर आ गया तो नेगेटिव आ जाएगा, और नेगेटिव आया तो क्या होगा, पॉसिबल होगा नहीं। तो अब हमारे पास ये चीज जो वैल्यू दे रखा है, आप इसमें से -3, जैसे में क्या है आपके पास, है आपके पास -3 -2 -1 0 1 2 3, यही तो है, -1 -2 -1 0 1 2 3, इसमें से कोई भी वैल्यू पुटअप करो, सभी वैल्यू पुटअप करो, कोई नहीं, सब वैल्यू पुटअप करो। तो जितनी भी, अगर मान लो आपने -3 पुटअप किया तो क्या आ जाएगा, वैल्यू 0 आ जाएगा। अगर आपने 3 पुटअप किया तो भी 0 आ जाएगा, अगर आपने 0 पुटअप किया तो क्या आ जाएगा, 0 पुटअप करोगे तो 9 आ जाएगा, है ना। तो √9 कितना होगा, 3, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू कितना आ जाएगा 3, मिनिमम वैल्यू कितना आ जाएगा 0 है ना, मिनिमम वैल्यू 0 आ जाएगा। इसलिए देयरफॉर रेंज बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा, 0 से 3 क्यों लिखा आपने, अगर y की जगह 0 पुटअप करोगे तो क्या आ जाएगा, √9, 9 का मतलब 3 आ गया। अगर y की वैल्यू 3 पुटअप करोगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, तो √0 0 होता है। इसलिए मिनिमम वैल्यू 0 और मैक्सिमम वैल्यू 3, और ये 0 और 3 किसके बीच में है, इन्हीं सब के बीच में, जो सेट ए और बी दे रखा। इस टाइप से हम रेंज फाइंड करेंगे, इस टाइप से डोमेन फाइंड करेंगे, और आई होप आपको क्लियर हो गया होगा रेंज कैसे फाइंड करते हैं, डोमेन कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, समझेंगे। तो आप इस टाइप से आप एक्सरसाइज 2.3 भी कंप्लीट कर सकते हो, और इसका मिसलेनियस के जितने भी क्वेश्चन है उसको भी कंप्लीट कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, है ना। ओके।